क्या तुम्हें पता है 500 साल पहले तुम आलू खाओगे स्पैम नहीं कर पाते, क्योंकि 500 साल पहले आलू इंडिया आया ही नहीं था यार। लेकिन फिर हम लोग समोसा भी नहीं खा पाते। तो सोचो कैसे लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कैसे फूड एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल किया। इन्हीं सारी चीजों को समझाने के लिए मैं सिद्धार्थ शर्मा क्लास इन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ गया हूं। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। दोस्तों आज के इस वन शॉट के अंदर हम पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, ना केवल डिटेल में पढ़ेंगे, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और पीवाईक्यूज भी देखेंगे। दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को टाइमलाइन के बारे में पता होना चाहिए। टाइमलाइन क्या होता है सर? दोस्तों यहां पर जो बीचों बीच में आप जीरो देख रहे हो, इसे कहा जाता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी कि ये वो वक्त है जब जीसस क्राइस्ट जी पैदा हुए थे, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इनसे पहले का जो समय होता है उसे कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट में अक्सर बीसी कहते हैं दोस्तों। इनके बाद का जो समय होता है उसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एडी। भारत देश में बहुत सारे टीचर्स एडी को आफ्टर डेथ पढ़ा देते हैं, लेकिन एडी इज नॉट आफ्टर डेथ, एडी इज एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन लाइट ऑफ अवर लॉर्ड। यानी कि क्रिश्चियन लोगों का यह मानना है कि जीरो के बाद का जितना भी वक्त आया है वो हमारे लॉर्ड के आशीर्वाद के अंदर गया है, इसलिए इसके बाद वाला सारा इन लाइट ऑफ अवर लॉर्ड है। दोस्तों क्लियर हो गया? अब अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम इस टाइमलाइन को थोड़ा और समझें तो आपको पता होगा कि इस टाइमलाइन में जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आपको पता चलेगा कि यहां पर इस्लाम का जन्म हुआ, इसके और आगे जाओगे तो मुगल्स आए, इसके और आगे जाओगे तो ब्रिटिशर्स आए। आज चल रहा है 2026 एडी और श्री श्री सिद्धार्थ जी शर्मा आप लोगों को पढ़ा रहे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। नहीं सर 2026 होता है, 2026 एडी नहीं होता। अरे मुन्ना अब जितने भी साल आएंगे वो सब की सब एडी में आएंगे, इसलिए अब हमने एडी पीडी लगाना छोड़ दिया है दोस्तों। तो यहां पर आपके ये टाइमलाइन के बारे में पता होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग थे वो इस बात को लेकर डिबेट करने लगे कि यार हम क्यों भी जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़े, हम तो हिंदू हैं, हम तो मुस्लिम हैं, हम तो जैन हैं, हम तो बुद्धिस्ट हैं, हम क्यों क्राइस्ट के हिसाब से टाइमलाइन को पढ़े। तो दोस्तों इसका एक दूसरा वर्जन निकाला गया जिसमें कहा गया कि एनो डोमिनी को आप कॉमन एरा बोल सकते हो, कॉमन एरा यानी कि सीई, और इससे पहले वाला जो टाइम है इसे आप बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा बोल सकते हो, यानी कि बीसीई बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप दोनों चीजें समझ सकते हो, चाहे आप बीसी बोलो या बीसीई बोलो, दोनों चीजें सेम है। और उसी तरीके से चाहे आप एडी बोलो या सीई बोलो, दोनों चीजें सेम है दोस्तों। अब आपको क्या पता है, दुनिया में पहले के टाइम पे 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जिसमें सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो थी उसका नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। आज जो आपको ईरान और इराक नाम के देश देखने को मिल रहे हैं, इनकी बॉर्डर पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पाई जाती थी। यह सिविलाइजेशन 3500 बीसीई के टाइम की सिविलाइजेशन है, यानी कि यह सिविलाइजेशन आप लोगों को दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिलेगी, 3500 बीसीई में देखने को मिलेगी। सोचो कितनी पुरानी। 2026 साल तो यहां पे पीछे जाओगे तब जीरो आएगा, और उसके बाद 3500 साल और पीछे जाना पड़ेगा। इतनी पुरानी थी हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसके बाद हम आगे जाते हैं, आ जाते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन पे। एज द नेम सजेस्ट, इजिप्शियन सिविलाइजेशन मॉडर्न डे जहां इजिप्ट है दोस्तों, वहां पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। आप लोगों ने सुना होगा कि इजिप्ट के अंदर बहुत सारे पिरामिड्स हैं, फेरोज, ममीज, वो सब कहानी सुन रखी होगी, वो सब इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। ये मेसोपोटामियन के थोड़ा बाद स्टार्ट हुई थी, यानी कि 3100 बीसी के आसपास स्टार्ट हुई थी। फिर एक ऐसी सिविलाइजेशन जो भारत से शुरू हुई थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, आपने बहुत सारे शहरों का नाम सुना होगा, चनुदारो, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सबके सब इंडस वैली के पार्ट आ जाते हैं। इसमें से ज्यादातर जो शहर हैं वो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। आज भी इंडस वैली की जो रूइंस हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा है, इंडिया में कम है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 बीसी, यानी कि इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी सी नहीं है दोस्तों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है चाइनीज सिविलाइजेशन। एज द नेम सजेस्ट, चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना में स्टार्ट हुई थी, और चाइनीज सिविलाइजेशन लगभग 2000 बीसीई के आसपास स्टार्ट हुई थी।
अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया में जितनी भी 4 सिविलाइजेशन आई, माना ये अलग अलग जगह थी, लेकिन क्या आपको पता है ये सारी की सारी सिविलाइजेशन इंटरकनेक्टेड थी। अगर इस वर्ल्ड मैप पे देखें तो यहां पर आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा, और अफ्रीका के यहां पर आपको इजिप्ट नाम का देश देखने को मिलेगा, और यहां पर शुरू हुई थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अगर हम बात करें, यह हो गई हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन दोस्तों, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो अगर आप यहां आ जाएं तो आप पाएंगे ईरान और इराक की बॉर्डर पर आपको एक सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी, और इस सिविलाइजेशन का नाम है मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन। थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर में देखने को जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर आप थोड़ा सा और आगे चले जाए दोस्तों तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी चाइनीज सिविलाइजेशन। अब जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड मैप पे ये सारी की सारी सिविलाइजेशन फैली हुई थी, लेकिन ये सारी की सारी सिविलाइजेशन इंटरकनेक्टेड थी। हमारे पास ऐसे सबूत मिले जिससे हमें पता चला है कि ये सब एक दूसरे के बारे में जानते थे, ना केवल जानते थे, ये सब एक दूसरे को विजिट भी किया करते थे। सर आपको कैसे पता? शक्ल से बुढ़े तो दिखते हो लेकिन इतने बुजुर्ग भी नहीं दिखते हो। दरअसल दोस्तों हमारे पास बहुत सारी इंडस वैली की चीजें मेसोपोटामिया में मिली, मेसोपोटामिया की चीजें इजिप्शियन के पास मिली, और इजिप्शियन की चीजें चाइनीज सिविलाइजेशन वालों के पास मिली। तो इससे पता चला कि ना केवल ये एक दूसरे के बारे में जानते थे, ये एक दूसरे से ट्रेड भी किया करते थे। तो सवाल ये उठता है कि लोग उस टाइम से लोग ट्रेवल कर रहे हैं, इतनी उतनी दूर तक ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेवल क्यों कर रहे हैं? तो यहां पर यह बताया गया है कि ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर वेरियस पर्पसेस। कई रीजंस के कारण ये ट्रेडर्स, ये ट्रेवलर्स ट्रेवल किया करते थे। उनमें से पहला रीजन है टू गेन नॉलेज, नॉलेज की प्राप्ति के लिए। अरे आज जो आप ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड ये सब नाम सुनते हो ना, ये सब पानी भरते थे हमारे सामने। भारत में एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। यह भारत के बिहार में पाई जाती थी। इस नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दुनिया जहान से लोग आते थे। आज जैसे हम लोग अमेरिका जाते उस टाइम पे वहां के लोग यहां आके पढ़ाई करा करते थे। उसी तरीके से पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था तकसीला यूनिवर्सिटी। तो लोग नॉलेज के लिए ट्रेवल किया करते थे। साथ ही साथ बताया गया कि लोग और अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रेवल किया करते थे। अब मैं जैसे भोपाल से हूं, लेकिन आज से 1 साल पहले मैं अपॉर्चुनिटी के लिए कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु गया। आज मैं अपॉर्चुनिटी के लिए उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में रह रहा हूं। तो लोग एक अपॉर्चुनिटी के लिए, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरी चीज बताई गई है फॉर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। लोग रिलीजियस पर्पस के लिए ए पॉइंट से बी पॉइंट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के अंदर 5 पिलर होते हैं दोस्तों। इस्लाम के अंदर 5 पिलर होते हैं। उन 5 पिलर में से एक पिलर है कि आपको अपनी जिंदगी में एक बार हज पे जाना है। व्हाट इज हज? हज जो होती है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है जब आपको सऊदी अरेबिया के शहर मक्का और मदीना जाना होता है। तो जब आप सऊदी अरेबिया के शहर मक्का और मदीना चले जाते हो तो आपका हज कंप्लीट हो जाता है। पूरी दुनिया के मुस्लिम्स आज ट्रेवल करते हैं सऊदी अरेबिया में जिंदगी में एक बार, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ताकि वो अपना स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट कर सके। और लास्ट बात बताई गई है टू एस्केप इल ट्रीटमेंट। कई बार जब आप एक किसी कंट्री में रहते थे, किसी सिटी में रहते थे, किसी स्टेट में रहते थे, तो हो सकता है आपके साथ वहां पे दुर्व्यवहार किया जाता हो। आपकी स्किन के कारण, आपके रिलीजन के कारण, आपकी बोली के कारण आप लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, मारा जा रहा है या कन्वर्ट किया जा रहा है। तो एक इल ट्रीटमेंट से भागने के लिए भी लोग एक पॉइंट से बी पॉइंट जाते थे। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने ना जाने कितने ज्यूज मार दिए, जिससे भाग के पूरी दुनिया का ज्यूज पोलैंड, जर्मनी यहां से भाग भाग के इजराइल की तरफ भागा। तो लोग इन 4 रीजंस के कारण ए पॉइंट से बी पॉइंट ट्रेवल किया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं केवल लोग ट्रेवल नहीं किया करते थे, लोगों के साथ साथ गुड्स ट्रेवल किया करते थे, सामान ट्रेवल करता था। जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे तो अपने साथ अपना सामान लेकर जाते थे, तो इससे नया नया सामान नई नई कंट्रीज में जाने लगा। इसके अलावा लोग अपने आइडियाज लेकर ट्रेवल करने लगे। जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे तो वहां जाके बोलते थे, अरे तुमको पता है हम लोग अभी भी राजा रानी के रूल में हैं, वहां डेमोक्रेसी आ गई है। तो लोग अपने आइडियाज लेकर ट्रेवल किया करते थे। इसके अलावा लोग इन्वेंशंस लेकर ट्रेवल किया करते थे।
आपको पता होगा किस तरीके से 15th सेंचुरी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट कर दी थी। अब प्रिंटिंग प्रेस शुरू तो हो गई, लेकिन वो दुनिया जहान में धीमे धीमे करके स्प्रेड होने लगी। किस तरीके से पोर्चुगीज वो प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लेकर आए थे। तो जब पोर्चुगीज लोग गोवा आए तो अपने साथ वो इन्वेंशन भी लेकर आए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस तरीके से जर्म्स और डिसीजेस भी ट्रेवल किया करती थी। जी हां, जर्म्स और डिसीजेस भी ट्रेवल किया करती थी। आप लोगों ने देखा होगा, से कुछ साल पहले एक महामारी फैल गई थी, कोविड-19। ये कोविड-19 कहां से शुरू हुआ? लोग ऐसे कहते हैं चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते कोविड-19 दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया को इसने घर बिठा दिया, बंद करके रख दिया। देखा आपने किस तरीके से जर्म्स ट्रेवल किए, किस तरीके से इंफेक्शंस ट्रेवल किए। और यही चीज बताई गई है कि लोगों के साथ ये भी ट्रेवल करता था। जब ये सारी ट्रेवल हो ही रहे थे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका नाम है सिल्क रूट। दोस्तों, अगर हम सिल्क रूट की बात करें तो सिल्क रूट की शुरुआत कहां से हुई, आइए ये समझते हैं। यूरोप में बहुत एलीट क्लास के लोग रहा करते थे। इनको महंगे महंगे कपड़े पहनने होते थे, इनको शो ऑफ करना होता था। तो इनको किसी ने बता दिया कि भाई चाइना के लोगों के पास एक कपड़ा है जिसे सिल्क कहते हैं। भाई बहुत ही हल्का कपड़ा। भाई एक मैं आपको सिल्क कितना हल्का होता है ये बताने के लिए बताऊं कि एक अंगूठी से आप सिल्क की पूरी साड़ी आराम से निकाल सकते हो। इतना सॉफ्ट कपड़ा होता है सिल्क। तो भाई यूरोप के लोगों को पता चल गया चाइना वालों को सिल्क बनाना आता है। तो जैसे सारी दुनिया को लगता था जैसे कॉटन उगाया जाता है, जूट उगाया जाता है, वैसे ही सिल्क भी उगाया जाता होगा। ये लोग गए चाइना, इन्होंने कहा साहब हमें है ना सिल्क कैसे बनाते हो बताओ। चाइना वाले ने कहा ओए ओए हम नहीं बताएंगे, सिल्क चाहिए तो खरीदना पड़ेगा, लेकिन बनाते कैसे वो नहीं बताएंगे। तो यूरोपियंस ने कहा चलो ठीक है। और इस तरीके से चाइना से एक रास्ता शुरू हुआ, जो चाइना से होता हुआ, इंडिया से होता हुआ, सेंट्रल एशिया से होता हुआ यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका की तरफ जाने लगा। और ये जो रास्ता, इस रास्ते से सिल्क ट्रेवल करने लगा, इसलिए इस रास्ते का नाम था सिल्क रूट। अब जब सिल्क रूट से ट्रेवलर चाइना से सिल्क लेकर आते थे, तो जब वो इंडिया आते थे तो इंडिया में देखा और इंडिया में तो चाय उग रही है, कॉफी उग रही है, मसाले हैं, काली मिर्च है, तो ये लोग इंडिया से ये सब भी ले लेते थे। फिर जब ये सेंट्रल एशिया जाते थे तो वहां से इनको पॉटरी मिल जाती थी, ग्लास मिल जाता था, ये वो भी ले लेते थे। और फिर यहां से होते हुए यूरोप के लोगों को, नॉर्दर्न अफ्रीका के लोगों को ये सारी चीजें जा जाके बेचते थे। यानी कि सिल्क रूट के बहाने किस तरीके से एशिया से यूरोप और अफ्रीका में ट्रेड होता था। सर ट्रेड में ना टू वे होता है, यहां पे सिर्फ सामान जा रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा है। बिल्कुल आ रहा था। हमारे वहां से सिल्क, चाय, मसाले, पॉटरी, ग्लास जाता था, तो वहां से गोल्ड, सिल्वर वापस आता था। और यही चीज आप लोगों को यहां बताई गई है। अब सिल्क रूट के रास्ते केवल ये सारी चीजें ट्रेवल नहीं कर रही थी, यहां पे बताया गया है कि सिल्क रूट के रास्ते किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज भी यूरोप से एशिया की तरफ आए। और इनका केवल एक ही काम था, ये चाहते थे कि इनका रिलीजन भी और ज्यादा लोग अपनाएं और इनका रिलीजन भी बड़ा हो जाए। जिस तरीके से यूरोप से क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उसी तरीके से मुस्लिम प्रीचर्स जो थे वो सऊदी अरेबिया से पूरी दुनिया की तरफ फैले और इस तरीके से इस्लाम फैला पूरी दुनिया में। और उसी तरीके से बुद्धिस्ट मॉन्क, शायद आपको पता होगा कि बुद्धिस्ट रिलीजन जो है वो इंडिया के स्टेट पटना से स्टार्ट हुआ था। और हमने प्रिंट कल्चर में पढ़ा कि किस तरीके से वो पटना से पहले चाइना, चाइना के बाद वो जापान, और जापान के बाद वो कोरिया, और फिर धीमे धीमे करके पूरी दुनिया में फैल गया। ये बुद्धिज्म जो इंडिया से स्टार्ट हुआ था, ना केवल वो ईस्ट की तरफ गया, वो वेस्ट की तरफ भी गया। क्या आपको पता है बुद्धा का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैंडिंग स्टैच्यू बामियान में है, अफगानिस्तान में। जब तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा किया तो तालिबान ने 2 दिन लगातार गोली चला के पहाड़ को काट के जो बुद्धा का स्टैच्यू बनाया गया था उसको तोड़ फोड़ दिया, जबकि वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। तो यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से सिल्क रूट के माध्यम से केवल चीजों का आदान प्रदान नहीं हो रहा था, रिलीजन भी स्प्रेड हो रहा था, कल्चर भी स्प्रेड हो रहा था। ठीक है सर, सिल्क रूट तो हमें समझ में आ गया। तभी एक अंकल थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे ये इटली के थे, ठीक है। और क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले क्या होता था, सबको इंडिया जाना रहता था। सबको पता था इंडिया इज अ गोल्डन बर्ड,
इंडिया में अनाप शनाप पैसा है, इंडिया के पास भयंकर वेल्थ है, हर कोई इंडिया जाना चाहता था। अब इंडिया जाने के दोस्तों दो तरीके थे। पहला तरीका था कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, ठीक है, और यहां आ जाओ तो इंडियन ओशन है। तो पहला तरीका ये होता था कि आप यूरोप से निकलिए, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, पूरा यूरोप क्रॉप करिए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए आप इंडिया जाइए। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम यह थी कि इतना बड़ा रूट हुआ करता था कि महीनों लग जाते थे वहां से वहां जाने में। ऊपर से जब आप समुद्र के रास्ते जाते हो, समुद्र कभी भी शांत नहीं रहता है, कभी भी समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती थी, और इतने बड़े रास्ते में कब आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए, यू नेवर नो। तो वही दूसरा तरीका था दोस्तों, एक तरीका और था कि आप यहां से जमीन के रास्ते इंडिया जाइए। लेकिन जब ये जमीन के रास्ते इंडिया जाते थे, और चाइना से सिल्क, इंडिया से चाय और मसाले, और ऐसे करके यूरोप जाते थे, तो जिस भी कंट्री से ये वापस जाते थे, वो कंट्री वाले कहते थे क्या लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। तो इन्होंने कहा साहब ये लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी कंट्री से जा रहे हो तो टोल टैक्स लगेगा भिड़ू। और इन लोगों ने जो भी ये माल लेकर जाते थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये लोग रख लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल टर्की वाले, सऊदी अरेबिया वाले, ईरान, इराक वाले, कि हमारी जमीन से निकलोगे तो हमें थोड़ा थोड़ा तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो ये बताया गया था कि दो प्रॉब्लम थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा यार तुम कैसी बातें करते हो, फिजिक्स पढ़ी है मैंने रक्षक सर से, मैं उनका पिजन हूं। तो उन्होंने कहा कि दुनिया गोल होती है, अगर मैं भारत ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता, तो क्यों ना मैं भारत दोस्तों ऐसे जाऊं। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मैं यहां से निकलूंगा तो गोल घूम के भी तो मैं भारत जा सकता हूं। अब इनको नहीं पता था कि अगर ये ऐसे जाएंगे तो आगे दो कॉन्टिनेंट है, ये वहां पहुंच जाएंगे। भाई क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी शिप में बैठे और शिप में बैठ के सीधे पहुंच गए। ये जैसे ही वहां पहुंचे तो इनको लोग दिखे, इन्होंने कहा अरे वाह जमीन मिल गई, हालेलुया। इन्होंने कहा बस तुम इंडियन हो। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा हुला लाला हु, हम इंडियन नहीं है। उन्होंने कहा क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहुत खुश था, बोले कि तुमको ही नहीं पता तुम इंडियन हो, तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है क्या। उन्होंने कहा हुला लाला हूं, हम नहीं है इंडियन। अब भैया कुछ दिनों तक तो क्रिस्टोफर कोलंबस इसी खुशी में रहा, इंडिया आ गए, इंडिया आ गए। लेकिन देखते ही देखते इसको पता चला कि मैं तो गलत आ गया। अब ये गाना गा रहा है, छन से जो टूटे कोई सपना, जाना था इंडिया, पहुंच गए वहां। तो बोले अब क्या करें। अब जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऊपर की तरफ आता है नॉर्थ, नीचे की तरफ आता है साउथ, इधर की तरफ आता है वेस्ट, और उधर की तरफ आता है ईस्ट। तो अगर ये इंडिया नहीं पहुंचे तो क्या पहुंचे। तो इसने कह दिया इस इलाके का नाम फिर हम रख देते हैं वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडीज, और यहां के लोगों को वेस्ट इंडीज बोल दिया गया। आज आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस क्रिकेट टीम का नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज, इसलिए उनको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। अब ये क्रिस्टोफर कोलंबस एक कोने में बैठ के रो रहे थे, छन से टूटे कोई सपना। वहां के लोगों ने इनके मुंह में आलू भर दिया, ये ले। उनने आलू निकाला, उनके मुंह में टमाटर भर दिया, ये ले। उनने टमाटर निकाला, उनके मुंह में चिली भर दी, ये ले। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा ये क्या है। बोले ये आलू है, ये टमाटर है, ये चिली है, ये सोया है, ये पीनट है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, क्यों ना मैं इसको ले जाता हूं यहां से वापस और यूरोप के लोगों को खिलाता हूं, पैसा ही पैसा होगा। और अभी ट्रैक चेंज हो गया, छन्न से टूटा कोई सपने से बन गया, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर पाड़ के। और इस तरीके से क्रिस्टोफर कोलंबस अपने साथ अमेरिका से जब वापस गए तो अपने साथ पोटाटो, टमाटो, सोया, ग्राउंडनट, चिलीज, ये सब वो यूरोप लेकर पहुंचे। इससे पहले ये सारी चीजें यूरोप में नहीं खाई गई थी, तो पहले यहां से ये चीजें यूरोप गई और फिर यूरोप से ये चीजें इंडिया आई। आज से 500 साल पहले ही ये सारी चीजें, आलू टमाटर इंडिया आया है। सोचो कभी कभी कि आलू टमाटर नहीं आया होता तो तुम्हारी मम्मी रोज रात को आलू टमाटर की सब्जी और पराठे बना रही हैं, उससे हम बच सकते थे। हम उसकी जगह इडली सांभर खाते हैं, क्या कहते हो, है ना, पिज्जा खाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आलू टमाटर आ गया इंडिया। जिस तरीके से ये सारी चीजें वहां गई, अमेरिका से यूरोप गई, क्या आपको पता है उसी तरीके से चाइना का नूडल जो था वो वेस्टर्न कंट्री में जाके स्पैगेटी बन गया।
अब अगर आज मैं आपसे बोलूं दुनिया का सबसे फेमस पास्ता कहां का है, तो तुम बोलोगे सर सबसे फेमस पास्ता कैसी बातें कर रहे हो, इटली का है। लेकिन मैं तुमको बताऊं, इटली वालों ने पास्ता का इन्वेंशन नहीं किया है। पास्ता की शुरुआत सऊदी अरेबिया से हुई थी, जो इटली जाके सिसिली में सबसे पहले पहुंचाया गया था। तो जैसे आज लोग ट्रेवल करते हैं, आइडियाज ट्रेवल करते हैं, आज से कई सौ साल पहले खाना ट्रेवल किया गया दोस्तों। लेकिन क्या तुमको पता है, इसी आलू के कारण एक बार 10 लाख लोग मारे गए थे। सर ये नहीं हो सकता, आलू इतना बुरा नहीं हो सकता सर, आलू तो इतना अच्छा दिखता है, प्यारा सा दिखता है जस्ट आपकी तरह, लेकिन इसी आलू के कारण 10 लाख लोग मारे गए थे। आइए इसके बारे में जानते हैं। यहां पर आपके सामने अगला टॉपिक आ जाता है, द ग्रेट आयरिश फेमाइन। सर आपने अपनी फोटो क्यों लगा रखी, फिर तुम पर्सनल हुए। मैं इतना दुबला भी नहीं हूं यार, तुम तो बहुत ही मेरे को आजकल ऐसा करते हो। यह है द ग्रेट आयरिश फेमाइन। हुआ ये कि भाई समय था 1845 से 1849 का। हम कहां की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आयरलैंड की। आयरलैंड कहां पड़ता है दोस्तों, आयरलैंड की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड मैप कहां गया हमारा, वर्ल्ड मैप, चलो कोई बात नहीं, वर्ल्ड मैप आगे बता दूंगा आयरलैंड कहां पर है। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपने साथ आलू लेके आयरलैंड पहुंचा, तो आयरलैंड के लोगों को मजा आ गया। बोले क्या आइटम लाए हो यार, क्योंकि उससे पहले वहां के लोगों को फैट की कमी हो गई थी, क्योंकि फैट के लिए नॉनवेज खाना पड़ता था, और नॉनवेज अमीर लोग अफोर्ड कर पाते थे, तो गरीब लोगों के पास फैट नहीं होता था। तो आयरलैंड के लोगों को जब आलू मिला, उनको मजा आ गया। उनने कहा इसको उबाल के भी खा सकते हैं, इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, इसको बेक करके भी खा सकते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। और ना केवल इससे इनको स्वाद भी मिल रहा था, इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो पा रही थी। तो आयरलैंड के लोगों ने सारी खेती छोड़ के सिर्फ आलू 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 उगाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि आयरलैंड के अंदर जो आलू की खेत थे, उसमें कोई बीमारी फैल गई और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब जब फसल बर्बाद हो गई, इनने और कुछ तो उगाया नहीं था, सारी आलू की फसल बर्बाद हो गई, और खाने की कमी के कारण आयरलैंड के 10 लाख लोग मारे गए। दिस इज नोन एज द ग्रेट आयरिश फेमाइन। सोचो, आलू के कारण 10 लाख लोग मारे गए। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि है कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है, ये पूरे चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम बस सुनते रह जाओगे, तुमको मजा आ जाएगा दोस्तों। दरअसल हुआ यह था कि जो यूरोपियंस थे, आज जो तुम यूरोप को देख रहे हो, हमेशा से यूरोप ऐसा नहीं था। एक टाइम ऐसा था जब यूरोप बहुत गरीब कंट्री हुआ करता था। तो यूरोप के लोगों ने सोचा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, किसी और देश पे कब्जा करते हैं, उनका सोना चांदी चमनप्राश लूट लेंगे और रातों ही रात पैसे वाले हो जाएंगे। तो इसीलिए यूरोपियंस ने क्या करा, अपने यूरोप से निकले और पहले ये लोग गए एशिया और फिर ये लोग गए अमेरिका। 16th सेंचुरी में इन लोगों ने एशिया और अमेरिका को डिस्कवर किया। तो जब ये लोग अमेरिका पहुंचे, तो वहां पे इनको कुछ देश मिले। मैं अमेरिका में भी देखो, अमेरिका दो होते हैं दोस्तों, एक होता है नॉर्थ अमेरिका और एक होता है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ऊपर कनाडा है, बीच में यूएसए है, लास्ट में मैक्सिको है, मैक्सिको। साउथ अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, जहां पे आपको ब्राजील देखने को मिल जाएगा, अर्जेंटीना देखने को मिल जाएगा, चिले, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, बहुत देश देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको बात कर रहा हूं साउथ अमेरिका की। जब ये साउथ अमेरिका पहुंचे, तो इन्होंने देखा कि यहां पे पेरू, मैक्सिको और बाकी के जो आसपास के देश हैं, यहां पे इनको बहुत सारा सोना और चांदी मिलने लगा। अब जो यूरोप से आता साउथ अमेरिका, अपने साथ बहुत सारा सोना चांदी ले जाता। लोग उससे बोलते यार तुम इतने अमीर कैसे हो रहे हो? बोले साउथ अमेरिका ब्रो, बहुत सारा सोना चांदी है, बहुत सारा। ऐसे धीमे धीमे करके किसी ने ये अफवाह फैला दी कि वहां पे एल डोराडो नाम का एक कंट्री है, एक शहर है, जो किसी को नहीं मिला है अभी तक। लेकिन कहते हैं वो पूरा सोने का बना है, पहाड़ सोने के, नदियां सोने की, सब कुछ सोने का है। ऐसे करके एक पागलपन सा शुरू हो गया। हर कोई अमेरिकी साउथ अमेरिका जाता था एल डोराडो ढूंढने के लिए। अब आप बोलोगे कि सर ये यूरोप वाले आए, साउथ अमेरिका पहुंचे, इनका सोना चांदी लूटा और चले गए। साउथ अमेरिका वालों ने कुछ किया नहीं, दरअसल किया। शुरुआत में साउथ अमेरिका वाले जो थे वो खूब लड़े, लेकिन फिर यूरोपियन ने एक ऐसी चीज निकाल दी जिसका साउथ अमेरिका वालों के पास सबूत जवाब नहीं था।
दरअसल यूरोप वाले अपने साथ स्मॉल पॉक्स लेकर आए। स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिसीज थी जो आज से कुछ साल पहले यूरोप के लोगों को लग चुकी थी। अब इतनी तो बायो तुमको पढ़ाई है, पूकी मैडम से पढ़ा है तुम लोगों ने, कि अगर कोई बीमारी आती है तो आपकी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाना शुरू करते हैं। और शुरुआत में तो आप बीमार पड़ जाओगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती हो, फिर आप उससे बीमार नहीं पड़ते हो। तो यूरोपियंस की बॉडी में स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी आ चुकी थी क्योंकि ये लोग पहले बीमार पड़ चुके थे। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये साउथ अमेरिका के लोगों ने कभी स्मॉल पॉक्स नहीं देखा था। स्मॉल पॉक्स में पता है क्या होता है? पूरे शरीर में खूब सारे छोटे 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 दाने हो जाते हैं। इमेजिन करिए, पूरा चेहरा दानों से भरा, पूरा हाथ दानों से भरा, पूरा शरीर दानों से भरा, और खुजली होती है। तो ये यूरोपियंस अपने साथ एक स्मॉल पॉक्स का पेशेंट लेकर आए और इन्होंने उसको साउथ अमेरिका में छोड़ दिया। अब साउथ अमेरिकी लोग इससे लड़ने जाएं तो उनको स्मॉल पॉक्स, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज होती थी, इनको भी स्मॉल पॉक्स हो जाए और ये मरने लगे। तब लोगों ने कहा कि भैया छोड़ो छोड़ो, इनसे लड़ना छोड़ो। सब अपने अपने घर में घुस गए और इन यूरोपियन ने खुले आम दिन दहाड़े साउथ अमेरिका में चोरियां शुरू करी। आज जो ये यूरोपियंस, ये ब्रिटिशर्स, ये लोग जो अपने आप को बहुत इलीट समझते हैं ना, कि अरे हम देखो कितने डेवलप्ड है, कितना साफ कंट्री है, कितना बढ़िया रिसोर्सेज हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, इनके ये कर्मकांड इतिहास की किताबों में बताए जाते हैं। तो ये लोग वहां गए और इन लोगों ने वहां से ना केवल ये सोना चांदी च्यवनप्राश लेकर आए, वहां से कई सारे लोगों को भी ये पकड़ के लाए जिनको ये अपने वहां कॉटन और शुगर प्लांटेशंस के अंदर लेबर का काम दिया करते थे। तो ना केवल उनके लोगों को लूटा, उनके लोगों को उठा के गुलाम भी बना दिया इन लोगों ने। क्लियर हो गया सर? अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स 2026 की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस वाज द लास्ट टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में 1, 1.1, 1.2, 1.3, बस केवल ये 3 टॉपिक इस चैप्टर से आने वाले हैं। लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड में हो या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसके आगे का भी पढ़ना होगा। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड 2010 की तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहीं तक देखना था दोस्तों। लेकिन अगर आगे देखोगे तो मुझे तो अच्छा लगेगा यार, बहुत ही बढ़िया अच्छी अच्छी कहानियां हैं आगे तो। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? अब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की। जब हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं दोस्तों, तो 19 का मतलब होता है 19 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि 1800 से लेकर 1899 पापा। तो 1800 से 1899 के बीच में कई सारे चेंजेस हुए। यहां पे बताया गया टोटल 4 तरीके के चेंजेस हुए। पहला, सोशल चेंजेस, सोसाइटी चेंज हुई। जहां पहले हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, मेल्स की चलती थी, फीमेल्स को घर में रखा जाता था। अब फीमेल राइट्स की बात होने लगी, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होने लगे। इसके अलावा बताया गया पॉलिटिकल चेंजेस आए। जहां पहले दुनिया में 90% कंट्रीज में मोनार्की यानी किसी राजा यानी किसी रानी का राज हुआ करता था, अब वहां डेमोक्रेसी आने लगी थी 19th सेंचुरी में। किस तरीके से कल्चरल चेंज आए? जब दुनिया खुली, जब लोग ट्रैवल करने लगे तो वो अपने साथ अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना फेस्टिवल, अपना फूड लेके जाने लगे। और लास्ट किस तरीके से इकोनॉमिकल चेंजेस आए। जब दुनिया खुला तो लोग, चाइना और इंडिया के लोगों ने सिल्क रूट के माध्यम से खूब पैसा कमाया। वो बात अलग है कि बाद में हम गुलाम भी बन गए, लेकिन शुरुआत में हमने खूब पैसा भी बनाया, हम अमीर हुए बहुत सारे। किस तरीके से साउथ अमेरिका के कितना सारा सोना चांदी उठा के ले गए, वो बेचारे गरीब हो गए। तो इकोनॉमिकल चेंजेस आए। ऐसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई इस दौरान 3 तरीके की चीजों का फ्लो हुआ है, ऐसा इकोनॉमिस्ट कहते हैं। सर कौन कौन सी चीजों का फ्लो हुआ है? तो इकोनॉमिस्ट लोगों ने कहा सबसे पहले हुआ फ्लो ऑफ ट्रेड। 19th सेंचुरी में ट्रेड का फ्लो हुआ यूरोपियन कंट्रीज से एशियन कंट्रीज से यूरोपियन कंट्रीज के बीच में व्यापार होने लगा। इसके अलावा बताया गया है फ्लो ऑफ लेबर हुआ। ये जो यूरोपियन देश थे, इन्होंने दुनिया पे अपनी कॉलोनी बना रखी थी और इन कॉलोनीज में काम करने के लिए इनको लोग चाहिए थे, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से ये लोग ले जाते थे। तो लेबर का फ्लो होने लगा। इसके अलावा बताया गया है फ्लो ऑफ कैपिटल होने लगा, यानी कि इसी दौरान बहुत सारा पैसा एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह फ्लो होने लगा। एक अनुमान बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने जितने टाइम भारत में रूल किया, $45 ट्रिलियन भारत से लूटे हैं। कैन यू इमेजिन ब्रो?
$45 ट्रिलियन। ये नंबर कितना है मैं तुमको बताता हूं। आज की तारीख में ग्लोबल जीडीपी है $105 ट्रिलियन की। $105 ट्रिलियन की ग्लोबल जीडीपी है, पूरी दुनिया की जीडीपी। यानी आज पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी जो है सालाना, उसका आधा ब्रिटिशर्स लूट के ले गए। तो ये पैसों का फ्लो हुआ, ये बताया गया है यहां पे, ठीक है। अब एक बहुत ही तगड़ी कहानी आ जाती है आगे, जो कि है कॉर्न लॉस। अगर आप स्टेट बोर्ड में हो तो आपको कॉर्न लॉस से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको लिख के दे देता हूं, ठीक है। कॉर्न लॉस क्या हुआ, आइए इसको समझते हैं। कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा। हम लोग बारिश के मौसम में भुट्टा खाते हैं ना, वो होता है कॉर्न। तो दरअसल हुआ क्या कि ये कहानी है यूनाइटेड किंगडम की। ये कहानी है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की, जिसे हम शॉर्ट में यूके कहते हैं, यूके कहते हैं। अब अगर किसी भी देश के नाम में यूनाइटेड लग जाए तो समझ जाएगा वो अकेला देश नहीं, वो कई सारे देशों का ग्रुप है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 स्टेट्स का ग्रुप है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई 7 स्टेट्स का ग्रुप है। ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड नहीं आता, लेकिन वो भी 6 कंट्रीज का ग्रुप है। तो आपको बताया गया है किसी भी कंट्री के नाम पे यूनाइटेड आ जाए तो समझ जाइए वो कई सारी कंट्रीज का ग्रुप है। यूनाइटेड किंगडम 4 कंट्रीज का ग्रुप है। आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आता है नॉर्दर्न आयरलैंड, हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके बाद आ जाता है आपका स्कॉटलैंड, इसके बाद आ जाता है आपका इंग्लैंड, और इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका वेल्स। तो ये 4 कंट्रीज मिलकर एक देश बनाते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ, बहुत ही हाई पॉपुलेशन बढ़ गई एकदम से, बहुत सारे लोग आ गए, कई सारे लोग आ गए। अब जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो उनको खाना चाहिए, भाई जितने लोग उतना खाना चाहिए। और यूनाइटेड किंगडम के लोग बहुत सारा कॉर्न खाते थे, भुट्टा खाते थे। अब ये इतना सारा कॉर्न खाते थे, इतना सारा भुट्टा खाते थे, तो यहां पर क्या हुआ, जो लैंड ओनर्स थे, यहां पे सिंपल सी बात समझिएगा कि जो इतना सारा भुट्टा खाते थे कि इतना भुट्टा इनके देश में उगता ही नहीं था। तो ज्यादातर यूनाइटेड किंगडम में बिकने वाला जो भुट्टा था, या तो वो ऑस्ट्रेलिया से आता था, या तो वो फ्रांस से आता था, या तो वो स्पेन से आता था। तो उस टाइम के जो राजा थे, मेरे ख्याल से उस टाइम पे उनके राजा का नाम था जॉर्ज III। तो उनके जो किसान थे अपने राजा के पास गए, बोले राजा साहब, राजा साहब। राजा ने कहा व्हाट हैपेंस। उन्होंने कहा राजा साहब हमारे लोग जो है कॉर्न खाते हैं। बोले यस आई ऑल्सो लाइक कॉर्न ब्रो। उन्होंने कहा राजा साहब लेकिन ये जो कॉर्न है ना ये बाहर से आ रहा है। तो बोले व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस। तो उन्होंने कहा सर हम पैसे देते हैं, कॉर्न लेते हैं, इससे क्या होता है ऑस्ट्रेलिया वालों का फायदा हो रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, स्पेन वालों का फायदा हो रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। तो राजा ने कहा सो व्हाट शुड वी डू। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब कॉर्न के इंपोर्ट के ऊपर लगा दो बैन, अब बाहर के देश हमारे वहां कॉर्न नहीं बेचेंगे। तो राजा साहब ने कहा फिर हमारे देश के लोग तो भूखे मर जाएंगे ब्रो। उन्होंने कहा नहीं भूखे मरेंगे सर, हम बनाए, हम उगाएगा ना कॉर्न, हम उगाएगा ना। राजा ने कहा गुड आइडिया। इससे क्या होगा, देश के लोगों को कॉर्न चाहिए और वो कॉर्न देश का किसान उगाएगा, तो देश का पैसा देश में रहेगा, देश के बाहर नहीं जाएगा। राजा को ये बहुत बढ़िया लगा। राजा ने कहा गुड आइडिया ब्रो, और राजा ने कॉर्न के इंपोर्ट के ऊपर लगा दिया बैन। अब क्या हुआ, जब कॉर्न के ऊपर बैन लगा दिया इंपोर्ट के ऊपर, तो जिन किसानों ने कहा था हम उगाएंगे हम उगाएंगे हम उगाएंगे, वो अपने वादे से मुकर गए। वो उतना कॉर्न उगा ही नहीं पाए जितने कॉर्न की रिक्वायरमेंट थी। अब जब मार्केट में कोई चीज कम हो जाएगी तो उसके दाम बढ़ जाएंगे, और उसके जब दाम बढ़ जाएंगे तो उसी को कहा जाता है एग्जॉर्बिटेंट, इंग्लिश #अनुराग सर। तो ये एग्जॉर्बिटेंट प्राइस हो गए इनके, एकदम अनरियल प्राइस हो गए। अब आम पब्लिक गई राजा के पास, राजा डरा हुआ व्हाट हैपेंड दिस टाइम। बोले ये क्या बात हुई, तुमको पता है हमारे पास खाने को नहीं है, इतना महंगा हो गया है बाहर कॉर्न। बोले हाँ गलती हो गई। बोले तुम्हारे कारण हुआ है, क्योंकि तुमने कॉर्न के इंपोर्ट पे बैन लगा रखा था। तो राजा ने कहा हाँ गलती तो हो गई, अब क्या करूं। तो लोगों ने कहा ये जो कॉर्न के इंपोर्ट पे बैन लगा है इस बैन को रिपील करो, और देश में जो बाहर से कॉर्न आता था उसे आने दो। राजा ने कहा ओके ओके, गुस्सा मत करो, मारो मत। और राजा ने तुरंत कॉर्न लॉस के ऊपर जो बैन लगा रखा था, कॉर्न के इंपोर्ट के ऊपर जो बैन लगा रखा था, उसको रिपील कर दिया। उस बैन को इन्होंने हटा दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये बैन हटा दिया लोकल्स के प्रेशर में आके, तो यहां पे बताया गया है कि आगे जाके इतना सारा कॉर्न ब्रिटेन के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के आने लगा कि यूनाइटेड किंगडम का किसान ने कहा अब हम उगा ही नहीं रहे कॉर्न,
इतना कॉर्न आ गया, इतना कॉर्न आ गया कि एकदम कूड़े के भाव बिक रहा था कॉर्न, इतना सारा कॉर्न आने लग गया एकदम से। तो उनके जो किसान थे, यूनाइटेड किंगडम के जो लोकल किसान थे, उन्होंने कहा अब हम कॉर्न नहीं उगा रहे हैं, और वो सबके सब जो थे वो सबके सब इंडस्ट्रियलाइजेशन करने लगे, वो सब इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। तो ये चीज यहां पे बताई गई है। क्या आप लोग को कॉर्न लॉस समझ में आ गया? अब कॉर्न लॉस के इफेक्ट क्या थे? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉस? जैसे ही कॉर्न लॉस को अबॉलिश किया गया, यानी कि कॉर्न का इंपोर्ट पे जो बैन लगा हुआ था, जैसे ही वो बैन हटाया, उससे क्या क्या इंपैक्ट आया, आइए वो समझाता हूं। तो सबसे पहली चीज यहां पे ये बताइए कि भाई जैसे ही बैन हटा तो सारी कंट्रीज को पता चल गया, अबे यूके से बैन हट गया है, चलो अब कॉर्न उगाएंगे और यूके को देंगे, कॉर्न उगाएंगे और यूके को देंगे। तो भाई साहब यहां पे बताया गया है कि रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने अपनी बहुत सारी जमीन खाली कर दी और सब कॉर्न उगाने लगे। क्यों? क्योंकि यूके वालों ने बैन हटा दिया है, सबने अपने जंगल खाली किए और उस पर कॉर्न उगाया और यूके के लोगों को जा जाके बेचा। अब इतना सारा कॉर्न यूके में आ रहा था, तो उसके लिए यूके के लोगों ने क्या किया, कई सारी रेलवे लाइंस और नए हार्बर्स बनाए, ताकि जो ये बाहर के देश से कॉर्न आ रहा है वो अपने देश में मूव करा सके, ट्रांसपोर्ट करा सके। और तीसरी बात कि इतना ज्यादा कॉर्न आ गया, इतना ज्यादा कॉर्न आ गया कि जो यूके के लोकल लोग थे, जो किसान थे वहां के, उन्होंने कॉर्न की खेती छोड़ी और उन्होंने इंडस्ट्रीज में जाके वर्कर की नौकरी करना शुरू कर दी। तो इससे एक तरीके से यूके का फायदा भी हुआ। वहां का किसान जो पहले खेती करता था, अब वो इंडस्ट्रीज में जाके काम करने लगा, तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बूम मिला और बूस्ट मिला। तो दीज वर द इफेक्ट्स ऑफ अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉस। दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। टेक्नोलॉजिया, इसका क्या फायदा था? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोग को, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज यह बताई गई है कि इसी टाइम पे रेलवेज का इन्वेंशन हुआ, स्टीम से चलने वाली शिप्स का इन्वेंशन हुआ, टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ, जिसने बहुत ही ग्रेट इंपैक्ट डाला था। दोस्तों यहां पे यह बताया गया है कि एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें तो यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे चले जाएं तो यहां पर आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। ऊपर चले जाओगे, जापान अपान क्रॉस करके चले जाओगे तो तुमको यहां पे यूएसए देखने को मिलेगा, और तुम अगर और क्रॉस करके चले जाओगे तो और आगे तुमको यूरोप देखने को मिलेगा। तो एक टाइम ऐसा था कि यूरोप में आ रहा सारा मीट, सारा जो मीट खाया जाता था, गोट का मीट खाया जाता था, वो सारा की सारा मीट दोस्तों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से आया करता था, यूएसए में और यूरोप में सारा मीट यहां से आता था। ठीक है साहब, मीट आता था, आपकी बात हम समझ गए। अब यहां पे ये बताया गया है कि जो ये मीट आता था ये बहुत महंगा होता था। पूछो क्यों? अब एक शिप है, शिप में क्या किया जाता था, कई सारी बकरी, बफेलो, काऊ, जिसका मीट खाया जाता था सबको खड़ा कर दिया जाता था। अब सारी बकरी, बफेलो, काऊ बैठी हुई हैं, शिप चल रहा है, इस शिप को यहां से वहां तक जाने में 2 महीने लग गए। 2 महीने बाद वहां से उतरा, अब इस शिप में ज्यादा से ज्यादा कितनी काऊ, कितनी बफेलो, कितनी गोट आ गई होगी? जितनी भी आई होगी इतनी तो नहीं होगी कि पूरा अमेरिका का आदमी खा ले, पूरा यूरोप का आदमी खा ले, जिसके कारण इसकी सप्लाई कम होने के कारण इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। सिर्फ अमीर आदमी जो था वो सब ये खा सकता था, क्योंकि इतना आता ही नहीं था। अब तुमने कहा सर आपकी भी तो मस्ती कम नहीं होती। मैंने कहा अब मेरी क्या गलती है? बोले गोट को मार के लेके जाओ ना, जिंदा लेके जाना है, टाइटेनिक में एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स, मार के ले जाओ। अब क्या होगा, जिंदा गोट होगी तो सिर्फ फ्लोर पर खड़ी होंगी, ऊपर की पूरी जगह वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर तुम गोट को मार के ले जाओगे तो तुम उनको डब्बों में भर के एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक पूरे कमरे को भर दोगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे रेफ्रिजरेशन का वो नहीं इन्वेंशन हुआ था। तो अगर ये शिप में तुम मीट को काट के न्यूजीलैंड से यूरोप लेकर जाओगे तो इस 1-2 महीने के टाइम पीरियड में वो मीट सड़ जाने वाला था। तो रेफ्रिजरेशन ना होने के कारण इनके पास ऑप्शन ही नहीं था, इनको सारे लाइव स्टॉक जो थे वो जिंदा लेकर जाने पड़ते थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। लेकिन फिर यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से आगे जाके रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल हुआ, और रेफ्रिजरेशन जब आया तो ये जिंदा कैटल्स की जगह काट के मीट को ले जाना शुरू किया गया, जिससे ज्यादा मीट जाने लगा तो गरीब आदमी भी मीट को खाने लगा।
तो ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बताया गया है दोस्तों। क्लियर हो गया? लेकिन एक मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, जब टेक्नोलॉजी आ गई, स्टीमशिप आ गए, रेलवे लाइंस आ गई, तो ये गोरों ने, ये यूरोपियंस ने अपने देश से निकल के छोटे गरीब लेस पावरफुल देशों पे जा जाके हमला करना शुरू किया। उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे, उनके रिसोर्सेज लूट लेते थे, उनको मारते थे, उनको अपना गुलाम बना लेते थे। तो यहां पर यही बात बताई गई है कि जैसे जैसे ट्रेड का एक्सपेंशन होता जा रहा था, लोगों की फ्रीडम खत्म होती जा रही थी। ब्रिटिशर्स भारत आए और भारत की आजादी को खत्म कर दिया। 100-150 साल हम फिर आजादी के लिए लड़े, हमें को हमारी कमर तोड़ के रख दी, हमारे देश में हमको ही गुलाम बना दिया। यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से 1885 में सारे बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज जो थी ये बर्लिन में मिली, और बर्लिन में इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया यार अपन लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, दुनिया तो बहुत बड़ी है, एक काम करते हैं बंटवारा कर लेते हैं। अफ्रीका में ये कंट्री मेरी, तेरी कंट्री ये वाली बरोबर, मेरी हमें इंडिया में ये वाली, एशिया में ये वाली कंट्री मेरी, तेरी वाली कंट्री बरोबर। भैया बर्लिन में बैठ के कंट्रीज बांट रहे हैं आपस में, जैसे इनके पिताजी जब माताजी की वो कंट्रीज थी। इन लोगों ने इस तरीके से कंट्रीज बांट डाली दोस्तों। यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से जब ये कंट्री को बांट लेते थे, उस पर कब्जा कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल ये लोग अफ्रीका पहुंचे, अब जब ये लोग अफ्रीका पहुंचे, अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना दिया। अब अफ्रीका में इनको खेती करनी है, अब अफ्रीका के लोगों से कह रहे हैं आओ लेबर करो, तो अफ्रीका के लोगों ने कहा और कुछ और कुछ, पहले तो तूने हमारा देश कब्जे में ले लिया, अब तू हमको कह रहा गड्ढा खोदो, पागल आगल है क्या, हम तेरे लिए क्यों लेबर का काम करें। तो इन्होंने कहा कि आपको लेबर का काम नहीं करोगे, हमारे वहां गड्ढा नहीं खोदोगे, बोले नहीं खोदेंगे। तो इन्होंने देखो क्या चालाकी करी, सबसे पहले इन्होंने क्या करा, लोगों के ऊपर हैवी टैक्स लगा दिए। अब अफ्रीका की पब्लिक वैसी गरीब, उनसे कह रहे टैक्स दो, वो कह रहे हमारे पास है ही नहीं, कहां से दे, बोले टैक्स नहीं है, बोले नहीं है, बोले हमारे लिए गड्ढा खोदोगे हम तुम्हें पैसे देंगे, उस पैसे को तुम हमें टैक्स में दे देना। सोचो, खुद ने पैसा दिया और उसी पैसे को वापस ले लिया, ऑप्शन ही नहीं है। बोले अगर नहीं देंगे तो बोले जेल में डाल देंगे, मरवा देंगे। अब वो बेचारा गरीब गड्ढा खोद रहा है, उसके बदले 100 रुपए मिले, 90 रुपए टैक्स दे दिया, 10 रुपए की उसकी कमाई हुई है। इसके बाद क्या करा, इन्हें इनहेरिटेंस लॉ चेंज कर दिए। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास पुश्तैनी जमीन थी, दादा पापा सबकी जमीन थी। बोले क्या टैक्स चाहिए, मुंह पे मार देंगे। कहां से लाए गुरु, ब्रिटिशर्स ने कहा गुरु ये टैक्स कहां से लाए, अबे बोले पुश्तैनी जमीन है, समझा, कितना चाहिए तू ये बोल। तो इन्होंने क्या करा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस चेंज कर दिए। अब बाप की प्रॉपर्टी बेटे की नहीं होगी। वो कह रहा भाई ये क्या बात हुई, ये मेरी जमीन है, बोले अब नहीं थी अब हमारी हो गई। अब वो कह रहा है ये क्या हुआ, रातों रात चेंज, देखते देखते वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए आपने। बोले और एक और चीज, टैक्स दो। बोले यार टैक्स कहां से दूं, मेरा इकलौता सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो मेरी जमीन थी तुमने वो भी ले ली। तो बोले नहीं दे पाओगे, बोले नहीं। तो बोले काम करो गड्ढा खोदो, यानी उसको भी लेबर बना दिया। यही नहीं, ये लोग क्या करते थे, माइन वर्कर्स जो थे, माइन में काम करने वाले जो लोग थे, उनको ये लोग बंदी बना देते थे। कहते थे कि माइन से तुम घर जाओगे ही नहीं, क्योंकि तुम घर जाओगे तो तुम वापस नहीं आओगे, हमें लेबर की कमी हो जाएगी। तो माइन वर्कर्स को कन्फाइंड कर देते थे, बेल्ट लगा के उनको अंदर जमा कर देते थे। तो इस तरीके से बताया गया है किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने लोगों को लेबर में कन्वर्ट कर दिया था। अब मैं जो आपको अगली कहानी बताने जा रहा हूं रिंडरपेस्ट की, उससे पहले आपको वर्ल्ड मैप फिर से एक बार समझना पड़ेगा। यहां पर आपके पास वर्ल्ड मैप है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो इंडिया, ठीक है। अब अगर आप इधर आ जाते हैं तो यहां पर आपको एक देश देखने को मिलेगा, ये वाला जो देश आप देख रहे हैं इसका नाम है सऊदी अरेबिया। ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के इधर आ जाते हैं तो यहां पर आपको एक कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है अफ्रीका। यह है आपके सामने अफ्रीका। अफ्रीका का जो ये वाला आप इलाका देख रहे हैं, ये वाला इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इस इलाके को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां पे कई बड़े बड़े देश हैं, जैसे कि एरिटेरिया, इथियोपिया, ये वाले देश आपको यहां देखने को मिलेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास देखने को मिलेंगे। ये राइनोसोरस के हॉर्न जैसा नहीं दिखता, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अब यहां पर एक देश पड़ता है दोस्तों ऊपर की तरफ, ये जो आप देश देख रहे हैं ये वाला देश, इसका नाम है इटली।
इसका नाम है इटली। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किस तरीके से बर्लिन में बैठ के इन लोगों ने, गोरों ने डिसाइड कर लिया था किसका क्या हिस्सा होगा। इटली वालों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका का इलाका मिला। अब ये इटली वाले वहां पहुंचे, मामा मिया हम यहां आ गए हैं। तो जब ये यहां पहुंचे, इनको आदत थी बीफ खाने की, गाय का मीट खाने की, और यहां पर इतनी गाय थी नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, इन लोगों ने यह किया कि इंडिया से और एशिया के बाकी इलाकों से कई सारी कैटल लेकर यहां लेकर आ गए ये लोग। अब जो ये कैटल लेकर आए, उस कैटल में एक स्पेशल टाइप का वायरस था, और ये जो वायरस था, रिंडरपेस्ट जो था, ये सिर्फ कैटल में होता था, इंसानों में नहीं लगता था। तो इस तरीके से जो ये वायरस थे, एशिया का कैटल यहां अफ्रीका में आया। अब एशिया के कैटल में ये वायरस बहुत पहले से था, तो उनकी बॉडी ने इम्यूनिटी बना रखी थी। लेकिन जब ये एशिया का कैटल अफ्रीका गया, तो अफ्रीका की कैटल के अंदर ये इम्यूनिटी नहीं थी। देखते ही देखते अफ्रीका के जो कैटल्स थे, उनमें वो बीमारी आने लगी, रिंडरपेस्ट करके। और इस बीमारी के कारण अफ्रीका के 90% कैटल जो थे वो मर गए। 90% कैटल्स मरने लगे अफ्रीका के, जस्ट बिकॉज एक नया वायरस एशिया से अफ्रीका पहुंचा था। अब ये इटालियन लोग वहां गए, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। उसने कहा हाँ मेरी गाय मर गई। बोले लाओ टैक्स दो। बोले पागल कैसी बातें कर रहा है, मेरी गाय मर गई, इकलौता सोर्स ऑफ इनकम था वो मर गया, तेरे को टैक्स की पड़ी है। बोले हाँ सो सॉरी, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा। वो कह रहा है भाई कहां से दूंगा, तो बोले नहीं दे पाओगे। बोले नहीं दे पाऊंगा। बोले चलो फिर गड्ढा खोदो। इस तरीके से सोचो कितने क्रूअल थे ये लोग, कितने इमोशनली ये लोग वैसे हो रखे थे कि लोगों को उनके बुरे वक्त पे हेल्प करने की जगह किस तरीके से उनके साथ उनको निचोड़ा जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। ये आपका रिंडरपेस्ट वाला टॉपिक है। इसके अलावा एक और टॉपिक आपको एग्जाम में आ जाता है, वो इंडेंचर्ड लेबर का है। सर व्हाट इज इंडेंचर्ड लेबर, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों अगर आप इंडेंचर्ड लेबर की बात करें तो इंडेंचर्ड लेबर इज अ काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर ब्रो, बाउंडेड लेबर। अब जैसे आज हम इंडियंस के अंदर एक वो है ना, ओ कनाडा जाएंगे, ओ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अब भले वहां जाके हम टैक्सी चला रहे हैं या डिलीवरी बॉय बने हुए हैं, लेकिन हमें वहां जाने का एक वो हो रखा है। उसी तरीके से उस टाइम पे ये यूरोपियन कंट्रीज जो होती थी, ये जिस कंट्री को गुलाम बनाती थी, वहां के लोगों को एक ऑफर देती थी। और ऑफर ये होता था कि हम आपको बाहर देश विदेश लेकर जाएंगे। लोग बोलते थे क्यों भाई, हमारे पास तो पैसा नहीं है। बोले हम है ना, हम आपको लेके जाएंगे, हाँ लेके जाने का खर्चा हमारा। बोले साहब लेकिन वहां जाके हम खाना क्या खाएंगे। बोले खाना हम देंगे। बोले साहब लेकिन हम वहां जाके पैसा क्या कमाएंगे। वही तो बता रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया, वहां पे हमारे पास एक खेत है, उस खेत में आप 5 साल हमारे लिए काम करना। क्यों? क्योंकि हम आपको लेकर गए, हमने आपके ऊपर खर्चा किया, हम आपको खाना दे रहे हैं, आप 5 साल वहां मेरे लिए काम करिएगा। 5 साल बाद हमारा जो कॉस्ट लगा है वो निकल जाएगा, फिर आप आजाद हो। अब आप वहां रहो, वहां की लड़की से शादी करो या वापस आ जाओ, या वहां पर आप करेंसी यूएस डॉलर में कमाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़े है। इस तरीके की लेबर को कहा जाता था बॉन्ड इंडेंचर्ड लेबर। अब ये जो इंडेंचर्ड लेबर इंडिया से ले जाई जाती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था। 5 साल के लिए आपको चलना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि यहां से ऑस्ट्रेलिया जाने में कितना ही खर्चा लगता होगा। मान लेते हैं कि उस टाइम पे, आज के टाइम पे अगर मैं टिकट कराने जाऊं तो 40,000 50,000 की टिकट हो जाएगी यहां से ऑस्ट्रेलिया जाने की। लेकिन 50,000 रुपए के लिए कोई मुझे कह दे 5 साल अब तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा, मैं तेरे को सैलरी नहीं दूंगा, तू अपने घर नहीं जा सकता, तू मेरा गुलाम बन जाएगा 5 साल के लिए, इट इज नॉट अ गुड डील ब्रो। तो फिर ये लोग क्यों जाने को तैयार थे? इसका रीजन ये वाले बॉक्स में लिखा हुआ है। इसका रीजन ये था कि उस टाइम पे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया, तमिलनाडु में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। यहां की जमीन पे जो किसान था वो बहुत हाई रेंट देना पड़ रहा था किसान को, तो यहां बेचारा वो कमा नहीं पा रहा था। साथ ही साथ इंडिया में और बाकी इलाकों में बहुत सारी जमीन खाली कर दी गई थी, जंगल काट दिए गए थे ताकि वहां प्लांटेशन किया जा सके। तो लोगों के पास अपने शहर, अपने घर, अपनी कंट्री में कमाने के सोर्सेस नहीं थे, जिसके कारण इन लोगों को बाहर जाना पड़ा और इसलिए लोग जाते थे। लेकिन क्या आप जानते थे ये जो इंडेंचर्ड लेबर होती थी, इनकी सिचुएशन बहुत खराब होती थी।
यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से इनको बहुत हार्श कंडीशन में रखा जाता था, बहुत इनह्यूमन कंडीशन में रखा जाता था और इनको किसी भी तरीके की सिंपैथी नहीं दी जाती थी। पता चला एक छोटा सा कमरा होता था, उसमें बहुत सारे लोग भरे रहते थे, काम ज्यादा करवाते थे, 24 घंटे में से 18 घंटे काम करवाते थे, सैलरी के नाम पे कुछ ना देते थे। सेकेंड पॉइंट बताया गया है कि इन लोगों के पास कोई लीगल राइट्स नहीं होते थे। यानी इस इंडेंचर्ड लेबर को अगर मैं मार के काम कराऊं और अगर मारते मारते अगर वो मर जाए तो वो अपने मालिक के खिलाफ केस नहीं कर सकता है। इसके अलावा बताया गया है कि किस तरीके से अगर तुम अपना काम अच्छे से नहीं करोगे, पहले कह दिया 24 घंटे का काम, 24 घंटे में से 18 घंटे काम करना है, उसके बदले में तेरे को 10 रुपए दूंगा। अब तुम सोचो 10 रुपए क्या ही है, और उसमें भी कह रहा है कि अगर 10 रुपए में तेरा काम मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं उसमें से भी कटाई कर लूंगा। और लास्ट बताया गया है कि किस तरीके से अगर वो भागने की कोशिश करते थे तो उनको पकड़ के सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी दोस्तों। तो इंडेंचर्ड लेबर क्या थे, उनकी क्या कंडीशंस थी, ये यहां बताया गया है। अब इंडेंचर्ड लेबर जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो अपने साथ अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना लैंग्वेज, अपना रिलीजन, अपना फेस्टिवल भी ले जाते थे। इसको मैं आपको दो चीजों से बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप इस्लाम की बात करें, अगर आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के अंदर मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा आप, अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में एक थे जिनका नाम था श्री प्रोफेट मोहम्मद साहब, ठीक है, श्री प्रोफेट मोहम्मद साहब, ठीक है। इनको मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है। प्रॉफिट का मतलब ही होता है मैसेंजर ऑफ गॉड। अब प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ इस्लाम में नहीं है, 3 रिलीजन में है, क्रिश्चियनिटी के अंदर, जुडाइज्म के अंदर और इस्लाम के अंदर। इसलिए इन तीनों रिलीजन को अब्राहमिक रिलीजन्स भी कहा जाता है। तो इस्लाम के जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, इन्होंने ये बात बोली कि मुझे अल्लाह जी ने कुरान, होली बुक जो है वो दी और बताया कि अब ये होली बुक है और इसको फॉलो करने वाले जो फॉलोवर्स होंगे वो इस्लाम कहलाएंगे, इस्लाम, और वो मुस्लिम्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो थे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो थे, इनके ग्रैंड सन थे, ठीक है, इनके पोते साहब थे। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, उनका नाम था हुसैन, ठीक है। अब इंडिया में हुसैन की स्पेलिंग हम अलग लिखते हैं, HUSSAIN, लेकिन सही स्पेलिंग अगर आप इंटरनेट पे देखने जाए तो ये होती है। तो ये जो हुसैन साहब थे, दरअसल हुआ ये था दोस्तों, इराक में एक जगह है करबला, इराक में एक जगह है करबला, और वहां पे एक आदमी के पास पावर थी, उस आदमी का नाम था याजिद। याजिद, अब याजिद भी मुस्लिम थे और हुसैन साहब भी मुस्लिम थे, लेकिन हुसैन साहब इनको करप्ट कहते थे। इनकी कुछ चीजें थी, जैसे ये अपने लोगों को हरास करते थे, मोलेस्ट करते थे। तो हुसैन साहब ने क्या किया, याजिद साहब के साथ एक बैटल करी इराक के शहर करबला में, जिसमें हुसैन साहब जो थे वो शहीद हो गए। अब जब हुसैन साहब शहीद हो गए तो इससे क्या हुआ, इस्लाम में 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप कहता था कि तुम्हारे कारण ये हुआ, दूसरा ग्रुप कहता था कि सॉरी लेकिन हमसे गलती हो गई। और इस तरीके से इस्लाम के 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप का नाम है दोस्तों, इस्लाम के 2 सेक्ट बने, एक का नाम है शिया और एक का नाम है सुन्नी। इंडिया और ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वहां पे सुन्नी मुस्लिम्स हैं, लेकिन अगर आप ईरान चले जाएं या आप सीरिया चले जाएं तो वहां पे आपको शिया मुस्लिम्स भी देखने को मिलेंगे। तो शिया मुस्लिम्स एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है मुहर्रम। शायद आपने कभी वो मुहर्रम का जुलूस भी देखा होगा। सुन्नी मुस्लिम्स मुहर्रम को उस तरीके से नहीं बनाते जिस तरीके से शिया मुस्लिम्स बनाते हैं। तो शिया मुस्लिम्स, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हुसैन साहब शहीद हो गए थे, तो वो उसको, उनकी शहादत को याद में रखते हुए मुहर्रम को अलग तरीके से बनाते हैं। सुन्नी मुस्लिम जो होते हैं वो ज्यादातर रोजा रख के मुहर्रम को ऑब्जर्व करते हैं। दोनों मुहर्रम ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज ऑफ इनका शहादत को ध्यान में रखते हुए। क्लियर हो गया। अब मुहर्रम फेस्टिवल मैंने आपको बता दिया इंडिया में किस तरीके का होता है, लेकिन जो भी शिया मुस्लिम वाले थे जब वो अपने साथ दूसरी कंट्रीज गए तो अपने फेस्टिवल मुहर्रम को भी अपने साथ लेकर गए। यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके से ट्रिनिडैड, जो कि एक कैरिबियन कंट्री है, तो अगर आप ट्रिनिडेड चले जाएं तो उस कैरेबियन कंट्री में ये शिया मुस्लिम्स अपना मुहर्रम लेकर गए, लेकिन वहां मुहर्रम अलग तरीके से बनाया जाता है जिसका नाम है रायटस कार्निवल होजे।
और यहां पर इस तरीके से एक कार्निवल निकाला जाता है। ये तो हमारे वहां भी निकलती है, इनका कहते हैं ताजिया। तो ताजिया तो ये लोग भी बनाते हैं, लेकिन यहां पे मातम नहीं बनाया जाता है, यहां पर इस तरीके से बैंड बाजे के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देखिए, जब इंडेंचर्ड लेबर एक जगह से दूसरी जगह गए तो अपना रिलीजन, अपना फेस्टिवल भी लेकर गए, और वो फेस्टिवल किस तरीके से चेंज हो गया। इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल दिया गया है, किस तरीके से एक प्रोटेस्टेंट रिलीजन था रास्ताफेरियनिज्म। अब ये रास्ताफेरियनिज्म का मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। अगर हम रास्ताफेरियनिज्म की बात करें तो ऐसा माना जाता था कि भगवान गॉड जीसस क्राइस्ट एक व्यक्ति को भेजेंगे जिनका नाम है हेली सेलेसी, और ब्लैक कम्युनिटी जो है, जिनकी स्किन ब्लैक है, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, उनको बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है, उनकी कंट्रीज को हमला किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ ये आवाज उठाएंगे और सबको आजादी दिलाएंगे। तो ये जो रास्ताफेरियनिज्म नाम का रिलीजन बनके तैयार हुआ, जो हेली सेलेसी का वेट कर रहे थे, इसका एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है जिसका नाम है बॉब मार्ले। बॉब मार्ले एक सिंगर थे, इन्होंने कई सारे गाने गाए, जैसे नो वुमन नो क्राई या टू लिटिल बर्ड्स। तो इस तरीके के इन्होंने कई सारे गाने गाए जो इस रिलीजन को फॉलोवर करते थे। दो और फेमस लोगों के बारे में बताया गया। अगर आप स्टेट बोर्ड में हो तो यहां से आप लोगों को एमसीक्यू पूछा जाता है दोस्तों। एक अंकल है जिनका नाम है वीएस नाइपॉल, ये ब्रिटिश ट्रिनिडैडियन ब्रिटिश राइटर है, और इन्होंने एक किताब लिखी थी हाफ अ लाइफ। इसमें इन्होंने बताया था कि किस तरीके से एक ब्लैक कम्युनिटी का आदमी होता है, वो बेचारा आधी ही जिंदगी जी पाता है, वो कभी भी पूरी जिंदगी नहीं जी पाता है जो एक नॉर्मल जिंदगी एक नॉर्मल आदमी व्यतीत करता है। इसके अलावा बहुत पहले, अब तो आप लोग नहीं जानते होंगे इनको, इनका नाम है शिव नारायण चंद्र पॉल। ये वेस्ट इंडियन क्रिकेटर थे, बहुत ही अलग तरीके से बैट पकड़ा करते थे, ऐसे बैटिंग करते थे। नॉर्मल लोग ऐसे बैटिंग करते हैं, ये ऐसे बैट पकड़ते थे। तो ये भी एक इंडेंचर्ड लेबर के डिसेंडेंट हैं दोस्तों। इसके अलावा इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड के बारे में बताया गया है। इसका क्या बताया गया है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमें कई लूटा, बहुत लूटा, बहुत लूटा, लेकिन बहुत सारे इंडियंस ने इसका पैसा भी बनाया। जैसे यहां पे दो लोगों के बारे में बताया गया है, एक शिकारीपुरी श्रॉफ और दूसरा नट्टुकुटाई चेट्टियार। तो शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकुटाई चेट्टियार जी जो लोग थे, इन्होंने देखा कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसकी बाहर बहुत डिमांड है। तो ये अपने किसान के पास गए, किसान से कहा, अरे भाई जो तू उगा रहा है इंडिया में तो बेच, बाहर भी बेच, एक्सपोर्ट कर, एक्सपोर्ट। तो किसान ने कहा, मैं एक्सपोर्ट करना तो चाहता हूं, मैं भी डॉलर में पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको एक्सपोर्ट करूं, बाहर जा जाके पैसा बनाऊं। तो इन्होंने कहा, दिक्कत की क्या बात है ब्रो, हम तुझे फाइनेंस करेंगे और तू इसको एक्सपोर्ट कर, जो भी पैसा आएगा उसमें से थोड़ा मार्जिन हम रखेंगे, थोड़ा तुमको दे देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत पैसा बनाया। इसके अलावा एक और लोगों के बारे में मुझे आपको बताना है, हैदराबादी सिंधीज। ये क्या करते थे, यूरोपियंस जहां भी जाते थे, जिस इलाके में कब्जा करते थे, ये वहां पे जाके गोडाउन बना देते थे, ये वहां पे जाके गोडाउन बना देते थे। अब ऑब्वियस सी बात है, अफ्रीका पे कब्जा किया, अफ्रीका के रिसोर्सेज लूटोगे तो कहीं तो जमा करोगे, तो ये गोडाउन बना देते थे। तो जब यूरोपियंस लूट लाट के बाहर निकलते थे, अब इनको कहां रखे थे, अपना गोडाउन लेके खड़े रहते थे, आओ आओ आओ, रखो रखो। और यूरोपियंस जो हमको लूट लूट के अमीर हो रहे थे, ये यूरोपियन से पैसा बना बना के अमीर हो रहे थे। तो ये चीज यहां पे बताई गई है दोस्तों। अब इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म और ग्लोबल सिस्टम के बारे में समझते हैं। एक ऐसा टाइम था जब इंडिया से बहुत सारा कॉटन का कपड़ा यूनाइटेड किंगडम जाता था। मैंने आपको पहले ही बताया था, यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, ऊपर स्कॉटलैंड आता है, नीचे इंग्लैंड आता है, यहां पे वेल्स आता है। इन सबको मिला के नॉर्थ यूनाइटेड किंगडम बनता है। ये एक अलग देश है, इसको ना गिनिएगा दोस्त। ये एक अलग देश है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये एक अलग देश है। आपने एक बॉक्सर, एक यूएफसी फाइटर है कॉनर मैकग्रेगोर, ऐसे ऐसे करके चलता है, वो यहां का है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का। ठीक है। तो एक टाइम था, वंस अपॉन अ टाइम, बहुत सारा कॉटन का कपड़ा यूनाइटेड किंगडम में हम लोग जा जाके बेचते थे। यहां पे ये बताया गया है कि ब्रिटिशर्स ने फिर लगा दिया टैरिफ बैरियर। अब सर ये टैरिफ बैरियर क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। दरअसल दोस्तों, इंडिया में कॉटन बहुत सारा उगता था, तो इसके कारण हम लोग यूनाइटेड किंगडम में बहुत सस्ते दाम पे कॉटन बेचने लगे। हम लोग से 10 रुपए में कॉटन यूके बेचने लगे।
अब यूके का जो आम आदमी है वो भी कॉटन उगा रहा है मान लेते हैं, लेकिन उसको कॉटन उगाने में पैसा ज्यादा लग रहा है, वो इतना कॉटन नहीं उगा पा रहा है, तो उसका कॉटन जो है, उसका कॉटन 20 रुपए का है। अब यूके का एक आदमी बताओ किसका कॉटन खरीदेगा, इंडिया का खरीदेगा कि यूके का खरीदेगा? ऑब्वियस सी बात है इंडिया का खरीदेगा, क्योंकि वो 10 रुपए का पड़ रहा है। तो यूके का लोग तो आदमी कॉटन खरीदेगा नहीं, तो यहां पर लगा दिया जाता है टैरिफ बैरियर, और टैरिफ बैरियर लगा दिया गया, और यूके की कंट्री ने कहा कि ये लीजिए आपके लिए टैरिफ बैरियर, अब आप जो ला रहे हैं हम आपसे 20 रुपए और लेंगे। अब ऑटोमेटिकली 10 रुपए की चीजें 20 रुपए और ऐड हो जाएगा, तो वो 30 रुपए का हो जाएगा। तो अब ये चीज जैसे टैरिफ बैरियर से बाहर निकलेगी तो वो 30 रुपए की हो जाएगी, जिसके कारण यूके का जो चीज पहले महंगी थी अब वो सस्ती हो जाएगी, और आम आदमी अब यूके के लोकल लोगों से खरीदना शुरू कर देगा। तो ये बात बताई गई है, टैरिफ बैरियर लगा के चीजों को महंगा कर दिया गया भारत की। क्लियर हो गया दोस्तों? यहां पे ये बताया गया है कि जहां पहले 1800 में हम 30% एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे, टैरिफ बैरियर लगने के बाद 1850 तक आते आते वो 15% हो गया, और 1870 तक आते आते मात्र 3% हो गया। कमर तोड़ दी हमारे एक्सपोर्ट की। अब देखो इनने चालाकी क्या दिखाई कि तुमसे हम बने बनाए कपड़े नहीं लेंगे, लेकिन हमारे लोग जो कॉटन की शर्ट बना रहे हैं, उस शर्ट को बनाने के लिए हमें कॉटन चाहिए, तो हम तुमसे रेडीमेड कपड़ा नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम तुमसे रॉ कॉटन खरीदेंगे। और इन्होंने हमसे रॉ कॉटन खरीदना शुरू किया, जिसकी डिमांड जहां पहले 1812 में 5% थी, 1871 तक आते आते 35% हो गई। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, हमें कॉटन बेचना ही था और कुछ कर नहीं सकते थे। अब आ जाते हैं हम वर्ल्ड वॉर वन में। वर्ल्ड वॉर वन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा 1914 से 1918 पूरे 4 साल तक चली थी वर्ल्ड वॉर वन। दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन के अंदर 2 टीमें थी, जहां पे एक तरफ थी एलाइड पावर्स, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और बाद में यूएसए आ गया था। वहीं दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर बाद में आ गया था। अब अगर हम इस वॉर की बात करें तो इस वॉर में आप सभी को पता होगा कि ये वाले जो थे ये लूजर्स थे, और इस वॉर की अगर हम बात करें तो ये वाले जो लोग थे ये विनर्स थे। तो वॉर के बाद क्या इंपैक्ट आया, विनर लूजर दोनों पे इंपैक्ट आया। क्या इंपैक्ट आया वो समझते हैं। सबसे पहली बात, वॉर में लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुई दोनों टीमों की। बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, सब कुछ टूट फूट गया, तहस नहस हो गया। दूसरी बात बताई गई है कि 9 मिलियन लोग यानी कि 90 लाख लोगों की मौत हुई, और 20 मिलियन लोग यानी 2 करोड़ लोग इंजर्ड हुए। इसके अलावा बताया गया है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हो गई और इनकम लेवल डिक्रीज हो गया, क्योंकि वॉर में बहुत सारे लोग एक तो मर गए, तो जो लोग पहले नौकरी करते टैक्स देते हैं वो मर गए, तो टैक्स कैसे आएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को वॉर में लड़ने के लिए आर्मी में भर्ती कर दिया, तो इंडस्ट्रीज, दुकान वगैरह कौन चलाएगा। और लास्ट बात बताया गया है कि यूएसए जो था वॉर खत्म होने के बाद एक उधार लेने वाले कॉन्टिनेंट से उधार देने वाला कॉन्टिनेंट बन गया। यूएसए ने दिमाग चलाया। इस वॉर में यूएसए सबसे एंड में कूदा था। 4 साल तक ये वॉर चल रही थी, ये बाकी देश जो थे वो लड़ बेड़ के एकदम खत्म हो चुके थे। लास्ट में यूएसए ने फ्रेश एंट्री मारी, धड़ 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 सबको मार दिया, और यूएसए ने एंड में एंट्री मार के खूब सारा पैसा बना लिया। और यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से यूएसए जो है उसने वॉर में लास्ट में एंट्री मारी, तो इसका बहुत सारा पैसा बच गया, और इसने फिर क्या किया, ना केवल इन लोगों को लोन दिया, इन लोगों को भी बहुत सारा लोन दिया। तो एक कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर से, डेप्टर से कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर बन गया। क्लियर हो गया। इसके अलावा वॉर के बाद, अब वॉर में तो चलो जो नुकसान हुआ सो हुआ, मैंने आप लोग को बता दिया क्या 4 नुकसान हुए। वॉर के बाद पोस्ट वॉर भी तो कुछ नुकसान होना था। वॉर से पहले ब्रिटेन की इकोनॉमी अच्छा खासा काम कर रही थी, बढ़िया चल रहा था, लेकिन वॉर में ब्रिटेन ने क्या करा, अपनी सारी इंडस्ट्रीज वालों को कह दिया कि सबकी सब, वॉर के टाइम पे सबको कह दिया कि वॉर के लिए जो जो चाहिए, गोला बारूद, हथियार, यूनिफॉर्म, हेलमेट, जो चाहिए सिर्फ वो बनाओ। तो जो इंडस्ट्रीज बाकी चीजें बनाती थी उनने सब कुछ छोड़ के ये सब बनाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो आदमी नौकरी करता था या जो आदमी बिजनेस करता था उन सबको छोड़ के ब्रिटेन ने कहा जाओ वॉर लड़ो। इससे क्या हुआ कि जब ब्रिटेन वॉर में उलझ गया तो इनका बहुत सारा नुकसान हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक कंट्री अगर वॉर में उलझ गई तो कोई और तो फायदा उठाएगा। इसका फायदा उठाया इंडिया और जापान ने, और हमने अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी करना शुरू कर दी।
वॉर जैसे ही खत्म हुआ, ब्रिटेन ने कोशिश करी कि अब ये वापस से जो इनकी पहले ये ऊपर हुआ करते थे और इंडिया जापान नीचे होते थे, इनने कोशिश करी वॉर के बाद ये वापस बराबर में आ सके, लेकिन यहां पे बताया गया है कि ये लोग फिर वापस से कंपीट कर ही नहीं पाए। अब वॉर से पहले वॉर के बाद क्या हुआ, दो चीजें और आपको समझनी है और आपका चैप्टर लगभग खत्म पर है दोस्तों। यहां पे बताया गया है कि वॉर से पहले, बिफोर दी वॉर, देयर वाज अ हाई डिमांड। किन किन चीजों की हाई डिमांड थी? यूनिफॉर्म, मशीन्स, आर्म्स, इन सब चीजों की हाई डिमांड थी। तो इन सब चीजों की कई सारी फैक्ट्रीज बनाई गई, उनमें कई सारा प्रोडक्शन किया गया, तो उसमें काम करने के लिए कई सारे लोगों को हायर किया गया, बहुत सारे लोगों को पैसा मिला, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सब ये सब बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुआ दोस्तों, जैसे ही वॉर खत्म हुआ, इन सब चीजों की डिमांड कम हो गई। तो जब डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्शन कम हो गया, और जब प्रोडक्शन कम हो गया तो यहां पे बताया गया है कि जो लोग पहले यहां काम करते थे उनको बोल दिया गया कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, यू मे गो। तो बहुत सारे लोग बेरोजगार होने लगे। साथ ही साथ बताया गया है कि वॉर से पहले ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं, जैसे कि यूक्रेन हो गया, जैसे कि रशिया हो गया, जैसे कि पोलैंड हो गया, ये जो कंट्रीज हैं ये कई सारा गेहूं उगाती थी। इन्हें ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था। वॉर शुरू हुआ, और जब ये वॉर शुरू हुआ तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज थी ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज, ये सब की सब वॉर में इन्वॉल्व हो गई, और इन लोगों ने अपना वीट का प्रोडक्शन छोड़ के ये सब की सब वॉर में लड़ने चले गए। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज गेहूं उगाती थी, सब खाते थे, तो जब ये लोग वॉर में चले गए और इन्हें गेहूं उगाना बंद कर दिया, तो भाई फायदा दिखा कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया वालों को। इन्होंने कहा अब हम गेहूं उगाएंगे, इन लोगों ने गेहूं उगाना शुरू कर दिया। ईस्टर्न यूरोप ने जब गेहूं उगाना बंद किया तो इन्होंने गेहूं उगाना शुरू कर दिया वॉर में। अब क्या हुआ, जैसे ही वॉर वापस से खत्म हुआ तो ईस्टर्न यूरोप के लोगों ने कहा हम भी अब गेहूं उगाएंगे, और ये लोग तो उगा ही रहे थे। अब तुम खुद बताओ, इतने सारे गेहूं की डिमांड जरूरत थी क्या मार्केट में? नहीं। लेकिन अब ये भी गेहूं उगा रहे, वो भी गेहूं उगा रहे, सभी गेहूं उगाने लगे, जिससे गेहूं के प्राइसेस क्रैश कर गए। क्लियर हो गया यहां पे? इसके बाद आ जाता है राइस ऑफ मास प्रोडक्शन की तरफ। हम लोग, मास प्रोडक्शन क्या होता है? जब आप चीजों को बड़े स्केल पे बनाते हो, बहुत बहुत सारी चीजें बनाते हो, हाई क्वांटिटी में बनाते हो, तो उसे मास प्रोडक्शन कहते हैं। यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन की शुरुआत करी थी। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मास प्रोडक्शन शुरू किया था। हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स के मालिक थे, फाउंडर थे, और इन्होंने सबसे पहली गाड़ी जो मास प्रोड्यूस करी थी उसका नाम था मॉडल टी कार। आपको ये यहां पर देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके की दिखती थी मॉडल टी कार। अब ये लोग मास प्रोड्यूस कैसे करते थे? फोर्ड मोटर्स ने कन्वेयर बेल्ट को बनाना शुरू कर दिया था। तो एक कन्वेयर बेल्ट होती थी, उसमें गाड़ी को रख दिया जाता था। अब गाड़ी अपने आप आगे बढ़ रही है, यहां पे एक आदमी खड़ा है बेल्ट के उस तरफ, बेल्ट के इस तरफ एक आदमी खड़ा है। जैसी गाड़ी आती थी फटाफट वो एक स्क्रू लगा देते थे। गाड़ी आगे बढ़ी तो जो दो लोग होते थे वो स्क्रू को दोनों टाइट कर देते थे। गाड़ी और आगे बढ़ती थी, फिर वो स्क्रू को पेंट कर देते थे। तो आप एक ही जगह खड़े हो और आपको सिर्फ एक ही काम है, स्क्रू रखो, दूसरे का काम है टाइट करे, तीसरे काम में पेंट करे। तो कन्वेयर बेल्ट से प्रोडक्शन फास्ट होने लगा, और सबसे पहली कार जो मास प्रोड्यूस हुई थी वो थी मॉडल टी कार, जो कि फोर्ड मोटर्स ने बनाई थी दोस्तों। यहां पे बताया गया है कि मास प्रोडक्शन के बाद जो कार का प्रोडक्शन 1919 में 2 मिलियन था, वो 1929 यानी 10 साल के अंदर बढ़ के 5 मिलियन हो गया। जब आप चीजों को मास प्रोड्यूस करते हो, तो जब उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जब आप उसको मास प्रोड्यूस करते हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, और फिर गरीब आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है और उसको कंज्यूम कर सकता है। तो बहुत सारे लोग उसका कंजप्शन करने लगते हैं। क्लियर हो गया? यहां पे बताया गया है कि फिर आया ग्रेट डिप्रेशन। अब ग्रेट डिप्रेशन क्या है? वर्ल्ड वॉर 1 से अभी दुनिया उभरी ही नहीं थी, सब लोग परेशान थे, बर्बादी हो रखी थी, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल वापस से बनाने पड़ रहे थे, पैसा नहीं था, लोग मर गए थे, लोगों की टांगे कट गई थी, बहुत बहुत नुकसान हो रखा था। ऐसे में क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो बैंक थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को उधार बांट रखा था। उन लोगों को भी उधार बांट रखा था जो लोग कभी उधार वापस कर ही नहीं सकते थे, उनके पास इतना था ही नहीं कि वो उधार वापस कर दें। फिर क्या हुआ? तो ये हुआ कि जब यूएसए के बैंक उनके पास वापस मांगने गए पैसे दो, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास तो है ही नहीं। तो बैंक धमाधम करके क्रैश होने लगे। ऐसे में क्या हुआ, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज
लोन लेकर अपना बिजनेस चलाती थी और लोन चुकाती भी थी। तो जब वो गई बैंक के पास कि अरे हमें तो लोन दो, हम तो वापस करेंगे, तो बैंक ने कहा हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो बर्बाद हो गए। तो ये फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वालों को जब लोन नहीं मिला तो इनको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। जब इनको अपना प्रोडक्शन कम बंद करना पड़ा तो इनकी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में जो लोग नौकरी करते थे उनको नौकरी से निकालना पड़ा। इससे लोगों की जेब में पैसा ही नहीं था, नौकरी चली गई लोगों की। तो इस तरीके का आपको बताया गया है कि एक ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में। इसमें ना केवल प्रोडक्शन बंद हो गया, लोगों का एम्प्लॉयमेंट छिन गया, ट्रेड खत्म हो गया। ऑब्वियस सी बात है, पहले इंडिया का किसान बाहर अपना एग्रीकल्चर बेचता था, एक्सपोर्ट करता था, गोरे को देता था। अब गोरे की जेब में पैसा ही नहीं हो, कह रहा है बैंक डूब गया है, फैक्ट्री बंद हो गई है, कहां से खरीदे, हम नहीं ले पाएंगे तुम्हारा गेहूं चावल। और साथ ही साथ लोगों की इनकम रिड्यूस हो गई थी। ये सारी की सारी चीजें डिक्लाइन हो गई। जो मैंने आपको बताया व्हाट वाज द रीजन ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, वो सारे आपको यहां पे कोट करे हुए हैं। ठीक है, यहां पे बताया गया है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया, अमेरिका। तो पहला कि नो न्यू लोन्स वर बाय बैंक, बैंक वालों ने लोन देना मना कर दिया, नहीं दे पाएंगे, है ही नहीं। जिनको दिए थे उनने वापिस ही नहीं किए। इसके अलावा अग्रेसिव रिकवरी ऑफ ओल्ड लोन, जिन लोगों ने देने से मना कर दिया, बैंक वाले फिर उनको जाके हुड़दंग करने लगे, धमकाने लगे, मारने पिटने लगे। तो भाई करना तो पड़ेगा ना, बाय हुक और बाय क्रूक, ऐसे कैसे तुम पैसे लेके वापस नहीं करोगे। और तीसरी बात बिजनेस कोलैप्स, मैंने आपको बताई कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन लेकर काम करते थे, अब बेचारे इनको भी लोन नहीं मिल रहा था, जबकि चुकाते थे वापस। तो कुछ लोगों की हरकतों के कारण जो लोग सही में लोन लेकर चुकाते थे उनको नहीं लोन मिल पा रहा था। क्लियर हो गया। इंडिया का ग्रेट डिप्रेशन पे क्या असर पड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो किसान था वो अपने फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता था बाहर वेस्टर्न कंट्रीज को। अब जब वेस्टर्न कंट्रीज के बाद पैसा ही नहीं होगा तो वो अपने फूड प्रोडक्ट लेना बंद कर देगा। साथ ही साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही डिक्लाइन हो गए आधी की तरफ। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, जिसको ये बात समझनी चाहिए थी कि अब किसान पैसा बना ही नहीं पा रहा है तो वो टैक्स कहां से देगा, उसने टैक्स और बढ़ा के मांगना शुरू कर दिए। इतने बेवकूफ थे ये ब्रिटिशर्स। और लास्ट बताया गया है कि गांधी जी ने 1931 के आसपास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया इन्हीं सब चीजों के खिलाफ। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने दांडी यात्रा से करी थी, नमक बना के करी थी। ये हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ रखा था। आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, रीबिल्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया। आपने बताया किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो 1914 से 1918 यानी पूरे 4 साल चला। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बताया गया किस तरीके से ग्रेट डिप्रेशन आया और लोगों के पास पैसा ही नहीं था। ग्रेट डिप्रेशन कब आया दोस्तों? ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 के अंदर आया। जहां ये सब हो ही रहा था, लोग रिकवर कर रहे थे, तभी शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर 2। और ये पिछले बार से ज्यादा खतरनाक 6 साल चला, ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई थी। इस वॉर के अंदर 60 मिलियन कैजुअलिटीज हुई, पिछली बार 9 मिलियन हुई थी। आप खुद देखिए कितना ज्यादा। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ और दुनिया जब और भी ज्यादा बर्बाद हो गई, तो उसके बाद पूरी दुनिया जो थी वो 2 खेमों में बढ़ गई। पूरी दुनिया जो थी वो 2 खेमों में बढ़ गई। जहां एक तरफ था वेस्ट, और वेस्ट को लीड कर रहा था यूएसए, वहीं दूसरी तरफ था यूएसएसआर जो ईस्ट को लीड कर रहा था। पूरी दुनिया के 2 टुकड़े कर दिए, वेस्ट और ईस्ट। ईस्ट वालों को वेस्ट वालों को लीड कर रहा था यूएसए और ईस्ट वालों को लीड कर रहा था यूएसएसआर। और इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुई। कोल्ड वॉर में ये एक दूसरे को डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे, एक दूसरे को मारते नहीं थे, लेकिन इनके बीच में कंपटीशन होता था। कौन ज्यादा दोस्त बनाएगा, कौन पहले स्पेस में जाएगा, कौन ओलंपिक्स में ज्यादा मेडल जीतेगा। तो इनके बीच में एक लड़ाई जो थी, ये कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन ये कंपटीशन कई बार क्रूअल हो जाता था। तो ये चीज यहां पे दिखाई गई है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब अगेन कैजुअलिटीज बहुत हुई थी, बर्बादी बहुत हुई थी। तो दोस्तों जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स हैम्पशायर के अंदर, जो कि यूएसए के अंदर है, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस रखी गई। 1944 ब्रेटन वुड्स यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस।
और इन्होंने कहा कि हम 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। एक का नाम होगा IMF, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होगा IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। IMF का काम होगा कि सरप्लस और डेफिसिट को हम ठीक करें, यानी कि जब 2 कंट्री ट्रेड करती है तो कहीं ऐसा ना हो कि एक कंट्री से बेच ही रही है, दूसरी वाली से बेचारी खरीद रही है, तो इसके खिलाफ हम जाएंगे और ट्रेड को बैलेंस करेंगे, सरप्लस और डेफिसिट को। वहीं दूसरी कंपनी जो IBRD है, इसका काम होगा रिकंस्ट्रक्शन करना, यानी कि भाई जो नुकसान हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 में, जो तबाही मची है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए जो पैसा देगी वो IBRD देगी दोस्तों। अब इस चैप्टर से, जैसा कि अगर आप CBSE बोर्ड्स में हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से गिने चुने इन बीन 3 क्वेश्चन आते हैं, वही रिपीट होते हैं। बहुत सारे बच्चे तो आधे में वीडियो छोड़ के चले गए थे, लेकिन अगर आप यहां तक रुके हैं तो मैं आपको बता दूं, आपका एक मैं फायदा कराने चाह रहा हूं दोस्त। पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि सिल्क रूट जो है वो एक गुड एग्जांपल है ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, आंसर भी मैं तेरे लिए लिख के लाया हूं कि क्यों सिल्क रूट को ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सिल्क रूट से ना केवल चीजों का ट्रेड होता था, कल्चरल एक्सचेंज होता था, ग्लोबल लिंकेज होता था, सब लिख के लाया हूं। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड फूड प्रोमोट लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड। बढ़िया क्वेश्चन, ये दीजिए, आपका इसका आंसर भी मैं लिख के लाया हूं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड यूरोपियन माइग्रेशन टू अमेरिका इन 19th सेंचुरी। सब ये 19th सेंचुरी में अमेरिका क्यों गए, उसका रीजन मैंने आप लोग को बताया। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कि व्हाट वर द रीजन बिहाइंड यूरोपियन माइग्रेशन, ये तो रिपीट हो गया दोस्तों, ठीक है, ये वाला रिपीट हो गया। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी होता है समाप्त। जैसा कि मैंने आपको वॉरियर में वादा किया था, 4 दिन का चैलेंज, इन 4 दिन के अंदर हिस्ट्री के 4 चैप्टर खत्म कर दूंगा। अगर आज आपने पहली बार ये लेक्चर देखा है तो मैं आपको बता दूं, वॉरियर में हमने डे 1 में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, डे 2 में नेशनलिज्म इन इंडिया और डे 3 में प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ा था। आज डे 4 था। तो अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, तुमने डे 4 कंप्लीट कर दिया है। और कमेंट सेक्शन में लिख के जाना डे 4 कंप्लीटेड। मुझे जरूर बताना कि अगला लेक्चर तुम किसका देखना चाहते हो, क्योंकि हिस्ट्री तो हो गई है खत्म। अब इस तरीके से किसका गेम लगाना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों आज के लिए दोस्तों केवल इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।